सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परवाल भित्ति अर्थात कोरल रीफ्स पर। समझने का प्रयास करेंगे कि परवाल क्या होते हैं, परवाल भित्तियां क्या होती हैं, इनका विकास कहां पर होता है, इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, और साथ में ये भी समझेंगे कि इनको बचाने के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं और वर्तमान समय में ये क्यों चर्चा में बने हुए हैं। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सीनरी है। नहीं, ये सीनरी नहीं है, ये परवाल हैं, अर्थात परवालों के द्वारा विकसित की गई संरचना है जो कि कलरफुल है। और इसी के कारण आप देखेंगे कि चूंकि जो परवालों की संरचना का विकास होता है समुद्र के अंदर होता है, तो यहां पर आपको मछलियों के झुंड देखने को मिल जाएंगे। अर्थात अगर आपको लगता है कि प्रकृति में आपको रंगों का संयोजन देखना है, आपको वहां पर ग्रीनरी देखना है, वहां पे रंगों का कॉम्बिनेशन देखना है, तो आप परवाल भित्ति वाले क्षेत्रों में जा सकते हैं। यहां पर परवाल क्या करते हैं, जहां पर अपना विकास करते हैं, वहां पे कई कलरफुल संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक सीमित क्षेत्र में आपको लाखों करोड़ों प्रकार के जीव एक ही स्थान पर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना जरूरी है, इसलिए इस इमेज को और देख लीजिए। ये जो आपको तनेनुमा संरचना दिखाई गई है, दरअसल ये तनेनुमा संरचना क्या है, परवालों के द्वारा विकसित की गई है। अब जैसे ये तनेनुमा जो संरचना है, यही तनेनुमा संरचना जब ऊपर की ओर बढ़ जाती है तो ये पेड़नुमा संरचना धारण कर लेती है। जब इसका क्या विकास, जब एक समतल जो है कि पठार के रूप में होता है, एक परत के रूप में होता है, तो एक चबूतरा वहां पर बन जाता है। जब इनका विकास किसी दूसरे शेप में होता है तो वह उस रूप में अपना आकार धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से यह जो आपको एक जो तनेनुमा संरचना दिखाई गई है, यह परवालों के द्वारा विकसित की गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि परवाल क्या होते हैं, तब तो हम समझें कि आखिर इन संरचनाएं बनती कैसे। तो बहुत बेसिक से हम समझेंगे। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। आपको पता है कि जो 1750 का दशक था वह जाना जाता है औद्योगिक क्रांति के लिए। औद्योगिक क्रांति वह समय है जब से क्या होता है कि मशीनों का बहुतायत प्रयोग होता है, और उनको हम चलाने के लिए क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं। जब जीवाश्म ईंधनों का हम दहन करते हैं तो मशीनें चलती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम कौन से जीवाश्म ईंधन, हम लकड़ियों को जलाते थे, कोयले का खूब हमने भरपूर यूज किया। औद्योगिक क्रांति से एक चीज को और बल मिला, और वह था आपका नगरीकरण। और नगरीकरण ने क्या किया, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमने भी क्या किया, जीवाश्म ईंधनों का दहन किया। हमने पेड़ों को काटा, हमने नदियों को रोक दिया, उस पर बांध बना दिए, हमने तालाबों को बंद कर दिया, हमने समुद्र का अतिक्रमण किया। अर्थात प्रकृति में हर जगह हमने हस्तक्षेप किया, और प्रकृति में हस्तक्षेप की वजह से ना हमने समुद्री क्षेत्र को छोड़ा, ना स्थलीय क्षेत्र को छोड़ा, ना वायुमंडलीय क्षेत्र को छोड़ा। आप समुद्रों में देखेंगे तो समुद्र भी अपने अस्तित्व के लिए, अर्थात उसमें रहने वाले जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। यही स्थलीय भागों में आपने सुना होगा कि बहुत से जीव विलुप्त हो रहे हैं। और वायुमंडल में आप देख सकते हैं, चाहे एयर पोल्यूशन की कंडीशन हो, स्मोक की कंडीशन हो, आप देख सकते हैं कि वायुमंडल को हमने कितना प्रदूषित कर रखा है। अब थोड़ा सा हम कोरल रीफ्स के माध्यम से फिर से इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा हमने ब्रीफ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि दरअसल ये जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आए हैं, इनका एक बैकग्राउंड कहां से दिखाई देता है। एक एक करके चीजों को समझते हैं। परवाल या मूंगा, परवाल को ही मूंगा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोरल बोलते हैं। ये सागरों और महासागरों में विशेष प्रकार की रचना वाले, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म आकार के
चूना प्रधान जीव होते हैं। चूना प्रधान जीव का मतलब है कि इन जीवों की जो संरचना होती है उसमें चूने की प्रधानता होती है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यह जो जीव होते हैं यह क्या करते हैं, हमेशा समूह में रहते हैं, इसलिए क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो समूह है इन जीवों के माध्यम से रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से जीव हैं और ये कौन से जीव हैं, ये कोरल हैं, ये परवाल हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसे जीवों की अधिकता है जिनके अंदर क्या है, चूना ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर जब ये मरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है कि ये जो जीव मरेंगे तो इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि अवसाद वहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा और धीरे धीरे यहाँ पर कुछ संरचनाएं बन जाएंगी जैसा कि आपने ऊपर देखा। तो होगा क्या कि जब यह जो सूक्ष्म आकार के जीव हैं जब यह मरेंगे तो दूसरे जीव, दूसरे जो कोरल हैं, दूसरे जो परवाल जीव हैं, इनके ऊपर अपना आवास बना लेंगे और इस तरह से यह जो नीचे वाली संरचना है यह क्या हो जाएगी, यह किसी आवरण के रूप में हो जाएगी, कोई सतह के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई दीवार नुमा संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि आखिर जो सूक्ष्म आकार के जीव हैं वो किस रूप में रहते थे। अब प्रश्न आएगा कि ये दीवार कैसे बनाएंगे। इसको समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होगा कि आप दीमक को सोचिए। दीमक क्या करता है, मिट्टी जो है कि आपने देखा होगा लकड़ियों को खाता है और मिट्टी के खोल बना देता है। आपने देखा होगा कई बार आपने अगर कोई चीज रख दी और उसको क्या करते हैं, दीमक खा जाते हैं और दीमक खाकर क्या करते हैं, एक आवरण बनाते हैं मिट्टी का। ठीक इसी तरह से जो परवाल होते हैं ये दीमक से भी छोटे होते हैं, सूक्ष्म आकार के होते हैं और इनके शरीर से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूने का उत्सर्जन होता है, मतलब ये निकालते हैं और जब ये मरते हैं तो इनके जो शरीर के अवशेष हैं चूंकि उसमें भी क्या है, चूना है और उससे क्या होता है, परवाल भित्तियों का विकास होता है। भित्ति इसलिए दीवार, भित्ति को हिंदी में अगर देखें तो दीवार भी बोलते हैं। तो भित्ति या जो है दीवार बनती कैसे है कि एक स्थान पर ढेर सारे क्या थे, सूक्ष्म आकार के यह परवाल जीव थे और इनके अंदर चूना था। धीरे धीरे ये लाखों करोड़ों जीव जो है कि अपना विकास करते हैं, मरते हैं और धीरे धीरे मिट्टी जो है कि चूने का क्या होता है, एक आवरण बनता जाता है और यह जो चूने का आवरण जब बड़ा हो जाता है तो इसी को बोलते हैं हम परवाल भित्ति। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये जो सूक्ष्म आकार के जीव हैं ये क्या करते हैं कि यह इस प्रकार के आवरण बनाते हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया। प्रश्न आएगा कि आखिर इनको भोजन कहां से मिलता है, पानी के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया ये सूक्ष्म आकार के जीव हैं जो कि क्या करते हैं, एक जीव जिसका नाम है जुक्सन थैले। तो जुक्सन थैले नामक जो सूक्ष्म आकार के शैवाल हैं उनके साथ यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम करते हैं अर्थात सहजीवी संबंध बनाते हैं। इसको आसान शब्दों में समझिए इस तरह। मान लेते हैं एक परवाल जीव है, ये परवाल जो जीव है इसको भोजन की आवश्यकता है। तो यह क्या कहता है कि यह कहता है एल्गी से, कहने का मतलब बातचीत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड है, हो ही जाता प्रकृति के द्वारा। तो अब क्या होता है कि जो जुक्सन थैले जो शैवाल है, जो एल्गी है, वह इसके पास आता है और क्या कहता है कि परवाल से कि हम आपके सतह पर क्या करेंगे, रहेंगे। तो ये देखिए जो यह आपका शैवाल क्या हो गया, इसके ऊपर रहने लगा। तो यह जो शैवाल है ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा और भोजन इसी से क्या करेगा, ये जो परवाल है भोजन प्राप्त कर लेगा। और इसमें सहजीवी संबंध क्या हुआ कि सहजीवी का मतलब है कि दोनों जब अपना विकास कर रहे हैं तो परवालों को क्या मिल गया, भोजन मिल गया और शैवालों को क्या मिल गया, आवास का स्थल मिल गया। तो इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। अर्थात हम कहना यह चाहते हैं कि जो परवाल हैं यह अपना जो विकास करते हैं ये शैवाल के साथ विकास करते हैं और जब शैवाल इनसे अलग हो जाएगा तो यह परवाल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इनको भोजन नहीं मिलेगा। जब यह परवाल मर जाएगा, यह जो शैवाल है इससे जब अलग हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा, परवाल इसी के ऊपर अपना क्या करेगा, विकास करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, यह जो एक संरचना बनती चली जाएगी और यह संरचना किसी भी रूप में हो सकती है और जिस रूप में यह संरचना होगी हम परवाल
प्रवाल भित्तियों को उसी रूप में देखेंगे जैसा कि हमने इमेज में दिखाया। एक शाखे के रूप में संरचना ठीक यह किसी रूप में विकसित हो सकती। आसान शब्दों में जैसा दीमक होता है ठीक इसी प्रकार के प्रवाल जीव होते हैं और इन्हीं के द्वारा विकसित की गई संरचना को हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं, जिसमें चूने की क्या है अधिकता है, क्योंकि यह इनके शरीर में उपस्थित होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इनको समझना और आसान होगा। प्रवालों के शरीर से निकलने वाला जो चूना होता है एक कठोर परत या संरचना का निर्माण करता है, जिसके सहारे कई प्रकार के जीव अपना विकास करते हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम बोलते हैं कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति। इन प्रवाल भित्तियों के सहारे पृथ्वी की, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता का विकास होता है। इसी कारण इन्हें सागरीय जैव विविधता का हॉट स्पॉट बोला जाता है। हॉट स्पॉट का मतलब ऐसे क्षेत्रों से होता है जैव विविधता के जहां पर एक सीमित क्षेत्र में कई प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा मोबाइल हॉट स्पॉट, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा स्थान जहां पर ढेर सारे आपको मोबाइल देखने को मिल सकते हैं, कई प्रकार के मोबाइल देखने को मिल सकते हैं। ठीक इसी तरह से जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है उन स्थानों को हम जैव विविधता का हॉट स्पॉट बोलते हैं। चूंकि इनका विकास सागरीय क्षेत्र में होता है इसलिए इनको सागरीय जैव विविधता हॉट स्पॉट नाम दिया जाता है। इन्हें समुद्री वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि जो वर्षा वन अमेजन वनों में पाए जाते हैं वहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है। उसी के अनुरूप चूंकि यहां पर भी जैव विविधता ज्यादा होती है, इसी के कारण इनको वर्षा वन समुद्री वर्षा वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका विकास समुद्रों में हुआ है। और वर्षा वन का मतलब यहां पर यह है कि यह उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां पर जैव विविधता का विकास हो सकता है। और अगर ये जो क्षेत्र हैं अगर इनको देखेंगे तो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इनका जो विकास होता है जैसा कि हमने बताया उष्णकटिबंधीय सागरों में, अर्थात अगर इसको मोटे रूप में देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में इनका विकास होता है। और इनके विकास के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह होती है 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पर आपको यह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किताबों में इसको लेकर बिल्कुल भी एक मत नहीं है कि नहीं इतना ही होना चाहिए। कहीं पर 20 से 25 और कहीं 20 से 21 डिग्री सेल्सियस भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि मान लेते हैं यह हमारा पृथ्वी का क्षेत्र है, तो इस पृथ्वी के क्षेत्र में हम बीच में जो रेखा देखते हैं इसको 0 डिग्री बोलते हैं। और 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ के बीच इसका विकास ज़्यादा होता है। और इनका जो विकास होता है उन्हीं जलीय क्षेत्रों में हो पाता है जहां का टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस हो। और जिनका यह जहां पर इनका विकास होता है वह क्षेत्र ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके विकास के लिए हमने एक जीव का नाम लिया था जिसका नाम है जुक्सन थैलाई एल्गी या जुक्सन थैलाई शैवाल। इन्हीं शैवालों के साथ ये अपना विकास करते हैं। और जब शैवाल है तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की जरूरत है, तो प्रकाश आपको पता है समुद्र में बहुत अंदर तक नहीं जा पाता, इसलिए इनका जो विकास हो पाता है वो 200 से 300 फीट की गहराई पर ही हो पाता है। और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। इनके विकास के लिए जो वाटर है, जो जल है, उसकी सैलिनिटी, जिसको हिंदी में उसका लवणता बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। इसको आसान शब्दों में मैं समझा दूं कि दरअसल क्या होता है कि अगर हम 1000 ग्राम जल लें, समुद्री जल लें, तो उसमें हम देखें कि आखिर नमक के कण कितने हैं, और नमक के कण को हम बोलते हैं सैलिनिटी। तो इसी को जब नमक के कणों का अनुपात जल के कणों के अनुपात में देखेंगे तो इसी को बोलते हैं सैलिनिटी अर्थात लवणता। तो इसको इस रूप में लिखते हैं कि 1000 ग्राम में कितना है। तो अगर मान लेते हैं हम 1000 ग्राम में 30 ग्राम क्या है, नमक के कण है, तो इसको हम लिखेंगे 30 और सिंबल क्या रहेगा, ये वाला
तो देखिए आप परसेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो परसेंट क्यों? क्योंकि आप 100% को इस रूप में लिखते हैं। यहां पर बात किसकी हो रही थी? 100 में हो रही थी, और यहां पर बात किस में हो रही है? 1000 में हो रही है, इसलिए यहां पर 3 जीरो रहता है, 2 जीरो एक तरफ और एक इस तरफ, तो इसको बोलते हैं सैलिनिटी। तो कुल मिलाकर जहां पर जो सैलिनिटी है वह क्या हो, 25 से 30 के बीच में हो, वहां पर इनका विकास ज्यादा अच्छा हो पाता है। इसका मतलब यह है कि 1000 ग्राम में कितना, 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम क्या होना चाहिए, नमक का कण होना चाहिए, वहीं पर इनका विकास अच्छा हो पाता है। सागरी जो जलधाराएं होती हैं इनके विकास के लिए लाभदायक मानी जाती हैं, क्योंकि इनके द्वारा कई प्रकार के भोजन लाए जाते हैं, और इसी के कारण आप देखेंगे कि बंद सागरों में इनका विकास नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ इनके विकास के लिए अगर हम अनुकूल क्षेत्रों को देखने का प्रयास करें तो हर समुद्र में, हर महासागरों में इनका अनुकूल विकास नहीं दिखाई देगा। जैसे हिंद प्रशांत वाला जो क्षेत्र है यहां पे अनुकूल स्थिति मिलेगी, और इसी के कारण सर्वाधिक विकास अगर कहीं इनका हुआ है तो वह हिंद प्रशांत क्षेत्र वाले में हुआ। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है जहां पर आप ग्रेट बैरियर रिफ देखते हैं, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, लाल सागर, फारस की खाड़ी, लक्षद्वीप का क्षेत्र, और अफ्रीका के पूर्वी तटों पर अटलांटिक महासागर में आपको इनका विकास अच्छा देखने को मिलेगा। इससे हम ये समझ पाए कि इनका जो विकास होता है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंडीशन में होता होगा, लेकिन सबके बीच में एक जो कॉमन चीज है वो लगभग यही है कि इनका विकास कुछ आवश्यक दशाओं में ही होता है। यह आवश्यक दशाएं यदि बदल जाएंगी तो इनका विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। हमने कहा कि परवाल क्या करते हैं, अपने जो है कि घरोंदे बनाते हैं, खोल बनाते हैं, और यही खोल और यही इनकी जो संरचना है जब विकसित होने लगती है, बढ़ जाती है, तो इनको हम भित्तियों के नाम से जानते हैं। तो दरअसल हमें यह समझना होगा कि आखिर यह जो परवाल भित्तियां बनती हैं, जो यह परवालों के द्वारा दूसरे मरे हुए परवालों के ऊपर बनाई जाती हैं, यह आखिर कितने प्रकार की होती हैं। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है। आसान शब्दों में मैं कहूं कि मान लेते हैं कि किसी परवाल ने इस रूप में संरचना बनाई। एक परवाल तो नहीं बना पाएगा, ना ही एक दीमक बना पाएगा, तो कुछ दीमक हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मिट्टी के लेयर बना देते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ परवालों ने ऐसी संरचना हो सकता है। फिर इसके ऊपर दूसरे परवाल क्या करें, अपना संरचना बनाएं, और उनकी जो संरचना है वो कुछ इस रूप में हो सकती है। तो इस रूप में अगर संरचना होगी तो उनकी संरचना क्या हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी। कभी कभी हो सकता है या इस रूप में इनका संरचना हो जाए। तो इस तरह से जो परवाल भित्तियां हैं इनका एक ट्रेंड देखने को मिलता है, और इसी के आधार पर परवाल भित्तियों को 3 स्वरूपों में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा है, तटीय परवाल भित्ति, अर्थात जो कोस्टल एरिया के समीप विकसित होते हैं। महाद्वीपीय या द्वीपीय तट से लगे भित्तियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लेते हैं हमारे दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है, और ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है इसी से लगे हुए क्या हो जाए कि मान लेते हैं कुछ इस रूप में, ये जो है कि यह जो बाहर निकला हुआ भाग है इस तरह से परवाल भित्तियों का विकास हो जाए, तो इन्हीं को कहेंगे तटीय परवाल भित्ति, क्योंकि तटों पर इनका विकास हुआ है। और ये जो तटीय परवाल भित्तियां हैं ये कई जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सामान्यतः ये जो तटीय परवाल भित्तियां हैं, जैसा कि मैंने बताया, तट से सटी होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनके बीच में कुछ जो है कि जगह रह जाता है, और जगह रहने की वजह से कुछ ये इस रूप में विकसित हो जाती है। मान लेते हैं पहले जो परवाल भित्ति विकसित हुई होगी वह चिपक कर विकसित हुई होगी, लेकिन धीरे से क्या हुआ, बाद में इसमें गैप बन गया किसी भी कारण से, तो यह जो क्षेत्र बन जाता है इसको बोला जाता है बोट चैनल, अर्थात वह चैनल जिसमें आप नाव चला सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या समझ पाए कि जो तटीय परवाल भित्तियां होती हैं वह होती हैं जो तटीय क्षेत्रों में तट से लगकर बनती हैं, लेकिन कभी कभी इनके बीच में क्या होता है, जल भर जाता है, और जब जल भर जाता है तो इसी जल क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बोट चैनल के नाम से जानते हैं। अगर इनका हमें एग्जाम्पल देखना हो तो इनके जो एग्जाम्पल हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे।
आपका जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, जो मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, जो दक्षिणी फ्लोरिडा का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको यह देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी प्रवाल भित्तियां हैं उनको बोला जाता है अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये अवरोध उत्पन्न करती हैं। फिर से इंडिया का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, चीजों को विजुलाइज करना थोड़ा सा अब मान लेते हैं ये हमारा दक्षिण भारत है और इस दक्षिण भारत के पैरेलल यहाँ पर, चूंकि आप देखिए, आप एक चीज समझिए, यहां से अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो अचानक तो ऐसा नहीं होगा तट खत्म हुआ गहरा गड्ढा जाएगा। क्या होगा, एक उथला छिछला क्षेत्र मिलेगा। तो मान लेते हैं इधर से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कुछ छिछला क्षेत्र था जिसकी गहराई 200 से 300 फीट थी और यहां पर इस कोस्टल एरिया, ये जो कोस्टल एरिया है, इसके ही पैरेलल क्या हो जाए, कुछ इस रूप में संरचना विकसित हो जाए। अर्थात यहां से कोई नाव इधर से नहीं आ सकती क्योंकि इसने क्या किया, बैरियर का काम किया। तो इस प्रकार के भित्तियों को हम अवरोधक प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जब प्रवालों के द्वारा विकसित भित्ति तटों के समानांतर, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, समानांतर विकसित होती है, जिससे तट की ओर नाव या किसी अन्य वस्तु के आने पर अवरोध उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार की भित्तियों को हम अवरोधक प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो भित्तियां होती हैं इनका आकार सबसे बड़ा होता है और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, उसका भी विकास इसी रूप में हुआ है। आपको पता है जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह 1200 मील लंबी है। इसको किलोमीटर में थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताइएगा कि आखिर ये किलोमीटर में कितना होगा। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से लेकर 90 मील तक है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अर्थात यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में इसको घोषित कर रखा है, इतना महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या समझा कि यह समझा कि दो प्रकार की जो ये प्रवाल भित्तियां हैं इनको हमने समझा। तीसरी जो प्रवाल भित्ति है वह है एटॉल, इसको बोलते हैं। इसकी जो संरचना होती है वह आपने जैसे देखा होगा कि जो घोड़े की जो नाल होती है कुछ उसी रूप में होती है। ठीक इसी तरह से जैसे आपने रिंग देखा होगा तो रिंग क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गोल हो जाता है ना, तो मान लेते हैं कुछ इस रूप में। तो जब क्या होता है प्रवाल भित्तियों का विकास या इस रूप में या इस रूप में, अर्थात कुछ इस तरह की संरचना में होता है, तो इसको हम बोलते हैं एटॉल, अर्थात वलयाकार प्रवाल भित्ति। और जो प्रवाल भित्तियां होती हैं यह अंगूठी के रूप में होती हैं या घोड़े के नाल के रूप में होती हैं। इसमें से क्या होता है, ये जो जगह बना रहता है इसके माध्यम से जल अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। लक्षद्वीप क्षेत्र, फिजी द्वीप क्षेत्र में इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सो हमने समझा कि प्रवाल क्या होते हैं, इनका विकास कैसे होता है। अब आते हैं आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, तभी तो हम उसी के हिसाब से इसको क्या करेंगे, इनको कंजर्व करने को, इनको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। पहली जो उपयोगिता इसकी है कि यह विश्व के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में इनको जाना जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि जो जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र कौन सा है, तो इसका वह एग्जाम्पल कल वाला होगा जिसका नाम था अमेजन फॉरेस्ट वाला एरिया। उसके बाद दूसरे रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता कहाँ होती है, तो जैव विविधता यहीं पर होती है। अर्थात अगर कोई रिच हम कहें कि मान लेते हैं यह कोई एरिया है, इस एरिया में जो जैव विविधता यह कोई प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर जैव विविधता ज़्यादा है तो हो सकता है यहाँ पर जैव विविधता जो आपका अमेजन का फॉरेस्ट वाला एरिया था जिसको हमने कल कवर किया था, उससे भी ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अर्थात कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं और ये अनेक प्रकार के जीवों, वनस्पतियों को आवास प्रदान करते हैं और यहाँ पर जैव विविधता उच्च पाई जाए। अर्थात जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो महत्व है वो सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ इस सबसे बड़ी बात क्या है, जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है या जो मैरीन इकोसिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का होता है। तो अगर हमें, जैसे हम कहते हैं कि हमें किसी इकोसिस्टम को बचाना है, जैसे हम वेटलैंड्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, नेशनल पार्क लेके आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, उनसे कहीं ज्यादा ये सभी प्रयास हमने जो किया स्थलीय क्षेत्र में। लेकिन हम समुद्र में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई इकोसिस्टम नजर आएगा, तो ये कौन सा होगा, यही
इसके द्वारा ये जो आपके प्रवाल भित्तियां होती हैं, इनके जो अवशेष होते हैं अर्थात जो चट्टानें इनसे बनती हैं, इनका प्रयोग कई प्रकार के औषधियों में, यहाँ पर जो पौधे विकसित होते हैं उनका कई प्रकार के दवाओं में, जैसे मधुमेह वगैरह, जो डायबिटीज वगैरह की मेडिसिन होती है उनको बनाने में किया जाता है। अर्थात न सिर्फ इनका पारिस्थितिकी महत्व है बल्कि औषधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। इनके अलावा कई प्रकार के औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण भी इन्हीं के जो अवशेष हैं उनसे किया जाता है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हमें कंजर्व करना है तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यह जो प्रवाल भित्तियां हैं इनसे हर साल करीब 800 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है और लगभग 85 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यहाँ पे जो मछलियां विकसित होती हैं, यहाँ पर जो जीव मिलते हैं वह क्या होते हैं, 85 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ 100 देशों का जो पर्यटन है, मत्स्यन है, या जो कोस्टल एरिया में इनके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस पर निर्भरता 100 देशों की है। अर्थात 100 देशों में जहां पर ये पाए जाते हैं, या तो वह पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर इनका रोल ज़्यादा है, या फिशरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, या वहां पर जहां पर हैं ये तटीय सुरक्षा देते हैं और इसके कारण उनका महत्व ज़्यादा है। इनसे करीब हर साल 6 से 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ प्राप्त होता है। प्रवाल भित्तियां कुल समुद्री जीवन का लगभग 1/4 अर्थात लगभग 1 मिलियन प्रजातियों को आश्रय उपलब्ध करवाती हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका जो है कि बचे रहना कितना महत्वपूर्ण। प्रश्न आएगा कि समस्याएं क्या हैं, तो समस्याएं ये है कि जो जल का बढ़ता तापमान है इनके विकास के लिए काफी घातक माना जाता है और इनके अस्तित्व पर वह चुनौती उत्पन्न कर देता है। दरअसल होता है क्या है कि जब जल का तापमान बढ़ता है तो इससे जो परवालों और शैवालों के बीच सहजीवी संबंध विकसित हुआ था, सिम्बायोटिक रिलेशन विकसित हुआ था, वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि पहले क्या था कि एक जो है कि परवाल था वह किसी दूसरे परवाल के खोल पर आर्डर पर रह रहा था। इसके पास एक छोटा सा शैवाल आया और इस शैवाल क्या हो गया, यहीं पर विकसित होगा। तो इस शैवाल क्या कर रहा था, भोजन बना रहा था और भोजन किसको दे रहा था, परवालों को दे रहा था। तो एक रिलेशनशिप जो चल रहा था, क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये टूट जाता। होता क्या है कि जब समुद्र का तापमान या जो है कि जल का तापमान बढ़ता है तो यह जो परवाल है, क्या करता है, यह ऊपर से अपने शैवालों को हटा देता है। इस रूप में समझिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा व्यवहारिक एग्जाम्पल। आपने क्या किया, आपको लगा कि ठंडी का महीना है और आपने क्या किया, चादर ओढ़ लिया और जैसे कुछ दूर चले तो आपको गर्मी महसूस हुई। आप क्या करेंगे, चादर हटा देंगे। तो जब चादर आप हटा देंगे और थोड़ी दूर आगे चले, मालूम चला वहां तो आपको क्या लगी, ठंडी लग रही। तो चादर तो आप हटा चुके हैं, तो क्या होगा, या तो आपको ठंडी लगेगी, आप उसमें एक्सरसाइज करके अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक इसी तरह यहां पर भी होता है। यह जो परवाल था, इन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना था, लेकिन जैसे ही जल का तापमान बढ़ा तो परवाल को गर्मी महसूस हुई, इसने शैवाल को हटा दिया। जब शैवाल इससे हट जाएगा तो इसको भोजन कहां से मिलेगा। तो जो शैवाल था वही क्या कर रहा था, इसको रंग दे रहा था। अर्थात जब परवालों के ऊपर जिस कलर के शैवाल होते हैं वह परवाल उसी कलर के दिखाई देते हैं। तो ठीक अब जब शैवाल क्या होंगे, परवालों से हट जाएंगे तो ये चूने के खोल अर्थात ये परवाल क्या होंगे, मरने लगेंगे और यह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसी के कारण बोला जाता है कि एक घटना होती है और इस घटना को बोला जाता है परवाल विरंजन। तो परवाल विरंजन का मतलब क्या है कि यहां इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग या परवाल विरंजन का मतलब क्या है कि जब यह जो परवाल हैं यह शैवालों को अपने से अलग कर दें। जो तो किसका एग्जाम्पल हमने दिया कि जैसे जल का तापमान जब बढ़ेगा तो ये क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो तापमान में बढ़ोतरी के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, किसी भी कारण से जब यह क्या होते हैं, परवाल और शैवाल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो जो परवाल है उनको भोजन नहीं मिलता, मरने लगते हैं। तो इनका जो कलर बचता है मरने के बाद वो व्हाइट कलर को होता है। इसी को बोला जाता है मरे हुए जीव परवाल और इन्हीं को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। तो सबसे पहला हमने समझा कि इनके लिए चुनौती है वह क्या है, बढ़ता हुआ तापमान।
इसी के कारण आप देखेंगे समुद्र का तापमान किसी भी कारण से, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर एल नीनो की वजह से, किसी भी कारण से बढ़ेगा तो इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो इनके सामने चुनौती है, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तेजी से आते हैं और ये क्या करते हैं, विनाश फैलाकर चले जाते हैं, इनके जो आवरण है उनको तोड़ देते हैं, इनका विनाश हो जाता है। इसी तरह से जो महासागरीय अम्लता में वृद्धि होती है, अम्लता को मतलब समझिए जो वाटर है समुद्र का, उसका भी तो कुछ पीएच वैल्यू होता है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है। तो इससे क्या होता है, जब सागरीय जल की अम्लता बढ़ने लगती है तो इसके वजह से प्रवाल का जो है मृत्यु होने लगती है। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन से हो ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को हम समझ ही सकते हैं। इस तरह से इसी के साथ समुद्री प्रदूषण जब होता है, आपने क्या किया कि आपने कोई फैक्ट्री लगाया और उसमें से जो भी कुछ निकला आपने ले जाकर कोस्टल एरिया में फेंक दिया। अब इससे क्या होता है, ये जो सूक्ष्म आकार के जो भी गाद है, अवसाद है, जो भी केमिकल वगैरह है, ये जाके क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, या फिर जो है कि अवसाद जाकर इन परवालों से चिपक जाते हैं। और परवाल क्या है, सूक्ष्म आकार के जीव हैं, बेचारे भगवान को प्यारा हो जाते हैं। तो अवसाद के निक्षेपण से, परवाल खनन से, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये जो व्हाइट कलर के इनकी जो चट्टानें होती हैं, जैसा कि मैंने बताया तनानुमा संरचना जो मैंने आपको दिखाया, इनको लोग तोड़ कर लाते हैं। और लोग तोड़कर एक दो नहीं लाते हैं, बल्कि इनका व्यापारिक उपयोग होता है और इसके वजह से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसी के कारण ऐसे ही जैसे समुद्री क्षेत्र में जब तेल रिसाव होता है, तेल रिसाव जो टैंकर्स के माध्यम से होता है, हम तेल लेकर आ रहे थे और मालूम चला जो तेल का टैंकर था उसमें रिसाव हो गया, तो इससे भी क्या होता है, ये जीव जो है बेचारे मर जाते हैं। जब आप क्या करते हैं, मत्स्यन करते हैं, फिशरिंग करते हैं, फिशरिंग करने के लिए आप इनके घर में घुस गए और आप फिशरिंग करने के लिए जो जाल बनाई जाती हैं, तो उससे में क्या होता है कि इनके जो परवाल भित्तियां हैं वो इसमें चपेट में आ जाती हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। इसी तरह पर्यटन को, अर्थात आपको लगा कि परवाल भित्ति देखना है और आप जो है कि जाके कहीं कूद गए और वहाँ पर आप जो है कि पर्यटन कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ है कि वहाँ परवालों से ज़्यादा इंसान दिखाई दे रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, इनका जो विकास है वह निगेटिव उस पर इंपैक्ट पड़ता है। और ऐसे ही तट का जब हम अतिक्रमण करते हैं, अर्थात जो कोस्टल एरिया है, जब उस पर हम घर बनाने लगेंगे, होटल बनाने लगेंगे, तो क्या होगा, इनका विकास बाधित होगा। इसी तरह से एक स्टार फिश होती है, एक मछली होती है, यह क्या करती है, ये कोरल पॉलिप अर्थात जो समुद्र, ये जो परवाल हैं, इनकी संरचना पर अपना विकास करती है, लेकिन इन्हें को इसी संरचना को खाती रहती है और इस तरह से परवालों को खाते खाते उनको समाप्त कर देती है। तो इससे भी क्या होता है, नुकसान होता है। एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग, जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटनाएं होंगी, ऐसा होता है। अब थोड़ा समझिए कि परवाल विनाश की घटना कब कब हुई। तो एक बहुत पुराना हम नहीं जाएंगे, इतना ही हम रखेंगे, थोड़ा सा लेक्चर छोटा रहे, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे एक घटना हम बताते हैं 1998 अर्थात 1998 की। तो यहाँ पर क्या हुआ था, केन्या के तट पर हिंद महासागरीय क्षेत्र में 70% परवालों का विनाश हो गया था। शब्द है विनाश, विनाश का मतलब होता है जब बड़ी संख्या में परवाल मरते हैं। और घटना कब है, 1998 की। और यह इस वजह से हुआ था क्योंकि एल नीनो आया था। तो एल नीनो आता है तो जो टेम्परेचर है, जैसे मान लेते हैं कि समुद्र का औसत जो जल है, तो उसका जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यह मान लीजिए 17 से 18 डिग्री सेल्सियस है। अगर एल नीनो आ जाए तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, 2 से 3 कई बार 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया, अचानक टेम्परेचर बढ़ा, तो यह जो कोरल होते हैं, परवाल होते हैं, यह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मरने लगते हैं। तो जब 1998 में एल नीनो आया था तो वहाँ पर केन्या तट और हिंद महासागरीय क्षेत्र के 70% जो परवाल मर गए थे। वर्ष 2010 में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी, वर्ष 2016 में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। अब थोड़ा सा इसी चीज को मैंने जो आपको बताया था, औद्योगिकरण 1750 के बाद हम जो गतिविधियां कर रहे हैं उससे न सिर्फ वातावरण प्रभावित हो रहा है, बल्कि समुद्री जल का तापमान बढ़ रहा है, वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। और बढ़ता हुआ तापमान इस रूप में हमें दिखाई देता है। जो पहले एल नीनो की फ्रीक्वेंसी 7 से 8 साल में हुआ करती थी, अब वो 3 से 4 वर्ष के बाद होती है और उसके कारण परवाल विनाश की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि पिछले 3-4 दशकों के दौरान समुद्री जल का तापमान बढ़ा है और ये देखा गया है कि जब भी किसी भी कारण से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है, उससे क्या होता है, इनका जो विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि आखिर
कब कब कौन सी घटनाएं हुई। उसके अलावा थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि कहां पर प्रवाल विनाश की किस तरह की घटनाएं हो रही। और एक चीज और हम यहां पर क्लियर कर दें कि जो मत्स्यन वाले जो क्षेत्र है ना, जहां पर आप देखते हैं बहुत ज्यादा मत्स्यन होता है, तो अगर वहां पर प्रवाल है और वहां पर फिशरिंग होती है तो भी फिशरिंग अर्थात मत्स्यन का निगेटिव इंपैक्ट इन पर पड़ता है। दुनिया भर के 70 से 75% प्रवाल भित्तियां स्थानीय और वैश्विक तनाव का सामना कर रही हैं। अर्थात अगर दुनिया भर में जितनी प्रवाल भित्तियां हैं, अगर उसमें से देखें तो 70 से 75% प्रवाल भित्तियां स्वस्थ नहीं है, अर्थात उन पर संकट बना हुआ है। और इस संकट इस वजह से या तो कारण स्थानीय हो सकते हैं या फिर वैश्विक हो सकते हैं, दोनों कारण। वैश्विक से जैसे समुद्री जल का तापमान बढ़ना, स्थानीय जैसे कि वहां पे कोई इंडस्ट्री लगा दिया गया, वहां पे टूरिस्ट बढ़ा दिए गए, वहां पे मत्स्यन ज्यादा किया जा रहा है, वहां पे किसी कूड़े करकट की डंपिंग की जा रही है, इस तरह से। तो 2030 तक यह कहा जा रहा है कि 90% और 2050 तक 95% से अधिक प्रवाल समाप्त हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के 90% प्रवाल भित्तियां प्रभावित हो चुके हैं, तो अटलांटिक महासागर के 65 से 75% प्रवाल प्रभावित हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के 14 से लेकर 21% जो प्रवाल भित्तियां हैं वह प्रभावित हो चुके हैं। हिंद महासागर में जो परसेंटेज है प्रभावित होने का लगभग 65%। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें पता चलेगा कि 20 से लेकर 25% प्रवाल ही क्या है, वह अपने अस्तित्व के लिए अभी बचे हुए अनरवाई सभी क्या है संकट से गुजर रहे हैं। तो इसलिए हमें करना क्या होगा? करना यह होगा कि जो बढ़ता हुआ तापमान है, चाहे वायुमंडलीय तापमान हो, सागरीय जल का तापमान हो, इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें कंट्रोल करना होगा। आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, सुना होगा आपने जो है कि पेरिस एग्रीमेंट सुना होगा, उसके अलावा जितने एग्रीमेंट, तो सब में प्रयास हम क्या करते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा हम नहीं होना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि जो हम कहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने, इसका क्या मतलब है? अर्थात वो कौन सी यूनिट है, किसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम नहीं बढ़ना देना चाहते, ये थोड़ा मुझे बताइएगा। कि जैसे हम कहें कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आंसर नहीं है, गलत मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लेते हैं हम कहें कि वायुमंडल का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको कंट्रोल करेंगे। आपके हिसाब से क्या है? ये तो नहीं है, जो मैंने अभी बताया तो नहीं है, तो आखिर इसका क्या मतलब होता है? दूसरा है कि हमने ये समझा कि हमें इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, प्रवाल भित्तियों के विनाश को रोकने के लिए हमें तापमान को कंट्रोल करना होगा, मत्स्यन को कंट्रोल करना होगा, परिवहन अर्थात जो पानी के जहाज किसी भी रास्ते से गुजरते हैं उनको रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा, और जो प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं उनको विशेष प्रोटेक्शन देना होगा। और साथ ही साथ पर्यटनों के जो क्षेत्र हैं उनको प्रवालों के अनुकूल बनाना होगा, समुद्री प्रदूषण को कम करना होगा, उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार के जो नाशक होते हैं इनका प्रयोग सीमित करना होगा, रसायनों को समुद्र में नहीं पहुंचने देना होगा, हमें अपशिष्ट जल का शोधन करके तब उसमें भेजना होगा, तेल के रिसाव की घटना को रोकना होगा। ऐसे एनजीओ और प्रयासों को बढ़ावा देना होगा जो एक नेटवर्क स्थापित करके इनका संरक्षण कर सकते हैं, और प्रवाल खनन को क्या करना होगा, रोकना होगा। तो ये तो समझ में आया कि करना क्या होगा। अब समझते हैं कि किया क्या क्या है हमने। तो देखिए हर देश अपने अपने हिसाब से उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक प्रयास और हुआ था 1994 में, अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल इसको बोलते हैं। तो इंटरनेशनल कोरल रीफ पहल, इसको ICRI के नाम से जानते हैं। तो यह जो ICRI जिसका प्रारंभ 1994 में किया गया था, जिसका भारत भी एक जो है कि सदस्य है, और इन देशों की संख्या जो है कि 60 है। तो ये करते क्या हैं कि यह एक अनौपचारिक सहयोग के माध्यम से कोरल के संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, अर्थात ये कोशिश करते हैं कि कोरल का संरक्षण हो। तो कोरल के संरक्षण के लिए क्या करते होंगे, जो जिन चीज़ों का मैंने ऊपर उल्लेख किया कि मैंने ये चीज़ें हमें करनी है, फिर से दिखा देता हूँ। तो चीज़ों को आपको ये देखिए, ये जितनी चीज़ें हैं इन्हीं को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है आपके इसके द्वारा, ICRI के द्वारा। भारत ने भी
जो है कि इससे इसमें अपनी सदस्यता लिया और इसका प्रयास कर रहा है कि हम लोग बचाएं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल है ये हम कर रहे हैं, 1994 से कर रहे हैं। बावजूद इसके मैंने आपको बताया कि 1998 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2016 में प्रवाल विनाश की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रयास किए जा रहे थे उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। भारत सरकार ने इंडिविजुअली वर्ष 2002 में मन्नार की खाड़ी में मरीन नेशनल पार्क जो है हमारा, उसके द्वारा कोरल पुनरुद्धार कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। तो कोरल पुनरुद्धार जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वर्ष 2002 में किया गया था और भारत के किस संस्था के द्वारा? मरीन नेशनल पार्क के द्वारा किया गया था। और इससे के माध्यम से हम प्रवाल भित्तियों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये था आपका ट्रेडिशनल। लेकिन अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय रूप में बहुत मजबूत पहल नहीं थी, अभी हुई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो आपको ध्यान दीजिए, अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। अन्य देशों ने, सभी जो भी सदस्य देश जुड़े हैं, सब ने क्या किया, जो है कि वर्चुअल माध्यम से इस पर अपने जुड़े और इसमें बातचीत रखी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, इसी अवसर पर एक पहला, अर्थात जो प्रवाल भित्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला बहुपक्षीय ट्रस्ट का जो फंड है उसको आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। अर्थात आसान से होना, जो हमारी 75वीं वर्षगांठ थी, इसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड फॉर कोरल रीफ, अर्थात एक फंड का निर्माण किया है जिसमें क्या है, सभी देश शामिल होंगे और इसके पार्टनर कौन होंगे? मल्टी पार्टनर होंगे। ये ट्रस्ट क्या करेगा? फंड इकट्ठा करेगा। किसके लिए? कोरल रीफ के लिए इसको क्या किया है? प्रारंभ। और इसी के वजह से चर्चा में बना हुआ। कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चर्चा में बना हुआ। इस फंड के तहत अगले 10 वर्षों में प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए $500 मिलियन का फंड इकट्ठा किया जाएगा। इस फंड में उन सभी भागीदारों को शामिल किया जाएगा और किया जा रहा है जो प्रवालों के संरक्षण में एकजुटता दिखा सकते हैं। इस फंड का जो निर्माण किया जाएगा तो इसमें सरकारें भी शामिल होंगी, अर्थात देश भी शामिल होंगे, निजी जो कंपनियां हैं, जो एनजीओ हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, इनको भी इसमें क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनमें कमी ना होने देना। कई बार क्या होता है कि कोई देश प्रयास करता है कि हमें क्या करना, इस प्रकार का प्रयास प्रारंभ करना, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि हम एक जगह प्रवालों को तो बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन हर जगह नहीं करते, तो उसके वजह से उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अब देखिए, जो फंड बनाया जा रहा है इसमें किसके किसकी भागीदारी हो? इसमें होगा यूनेप की भागीदारी, इसमें होगा यूएनडीपी की भागीदारी, इसमें होगा यूएनसीएडीएफ की भागीदारी। तो यूनेप का है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके विषय में आप जानते हैं। तो आपको पता है यूनेप की जो स्थापना हुई थी वह 1972 में हुई थी, 5 जून 1972 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नैरोबी में है। ये क्या करता है कि ये देखिए, यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अर्थात इन्वायरमेंट से जुड़े प्रोग्रामों को संचालित कर, तो ये भी क्या करेगा? इसमें सहयोग करेगा। इसी तरह देखिए, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात यह डेवलपमेंट को इस तरह से संचालित करने का प्रयास करता है जिससे जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है वो कम से कम हो। आपने सुना होगा गरीबी हटाने के लिए या जनजातियों के लिए कई प्रकार के फंड यूएनडीपी के द्वारा दिए जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी आपको पता है वह हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में है। और इसी के द्वारा आपको पता है एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलाए जाते हैं जिसके तहत यह प्रयास किया जाता है कि हमें इस प्रकार के विकास की प्रक्रिया को अपनाना है जिससे सभी उद्देश्य पूरे हो सकें, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है कि ऐसा विकास जो धाड़ियों हो, सतत हो सके। इसके अलावा इसमें पॉल जी एलन कैमली फाउंडेशन, प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन, इसी में अल्थेलिया फंड्स, बीएनपी परिवास और इसमें आने वाले समय में अन्य संगठनों को जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर ये जो अभी नाम है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। जैसे कोई अपडेट आएगा कि इस फंड में कोई और जोड़ रहा है हम उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन जो पूरा जो प्रयास किया गया है यह एसडीजी 14 को पूरा करने के लिए क्या गया,
तो इसमें क्या कहा गया था, आपको पता है एसडीजी हमने बना रखे हैं, 1 2 3 कई बना रखे हैं। इसके तहत हम क्या करते हैं कि हर क्षेत्र के हमने गोल फिक्स कर रखे हैं कि हमें ऐसा प्राप्त करना। तो एसडीजी 14 जो है वो महासागरों, समुद्रों और उनसे संबंधित संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। इसी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, अभी एक फंड बनाया गया है और इसी फंड का जो है इसी की वजह से चर्चा में बना। और ये जो फंड है चर्चा में बस इस वजह से भी है क्योंकि पहले से भी हम कई प्रकार के फंड बनाने की बात कर रहे थे। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब भी जलवायु परिवर्तन की बात आती है, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की, तो विकासशील देश कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो विकसित देश हैं वो कहते हैं कि हम भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करेंगे जितना आप करते हो। तो क्या होता है कि हमने टारगेट रखा, जैसे हमने कहा कि हम ग्रीन एनवायरनमेंट फंड बनाएंगे, जीईएफ बनाएंगे, नहीं बना। तो लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड फॉर कोरल रीफ्स बना तो गया है, लेकिन क्या इससे कुछ हासिल हो पाएगा? लेकिन मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहा था। इसमें इस प्रकार का प्रयास होना अपने आप में क्या है, एक चरण है। हाँ, इस चरण को हमें अगर जमीनी स्तर पर उतारना है तो हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना होगा जिन गलतियों को हमने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में दोहराया। बाकी ये जितनी संस्थाएं हैं, थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं वीडियो में कवर करने के मैं बताने लगूं तो मैं बताने को बता दूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये जितने संगठन है ना, इसमें से खासकर ऊपर से ये 3 हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी आप एक जो फाउंडेशन है इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों को देख लीजिएगा, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।